हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज भी सभी छात्र छात्राओं का आज की आपकी ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। आपका फिर से वेलकम है। आप जानते हैं कि कल की वीडियो में हमने किया था 11th क्लास का चैप्टर नंबर 13 सूचकांक इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर के दौरान हमने बताया था कि इंडेक्स नंबर हमारे बड़े काम की चीज है कि जीवन सत्र को देखने के लिए, उपजा महंगाई को मापने के लिए, एक देश में जो पिछली कीमतें हैं किसी दूसरे देश के साथ तुलना करने के लिए। इनके साथ साथ आप सूचकांकों के लाभ और उपयोग, जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम उसमें जाने सूचकांकों के लाभ और उपयोग, या उपयोग कह सकते हैं। लाभ भी जो हमारे लिए कितनी कीमती है, लाभदायक है, या हमारे लिए कितने उपयोगी है सूचकांक, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला उपयोग आपका कीमत स्तर। कीमत सतह या मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का भाव। मुद्रा के मूल्य का माप। थोड़ा सबसे बड़ा है, ठीक है। कीमत स्तर को हम इसी के आधार पर ही जान सकते हैं, सूचकांक के आधार पर पहले की अपेक्षा कीमतें बढ़ी हैं या घटी हैं, या मुद्रा का मूल्य है वह मुद्रास्फीति हुए या अस्फीति हुए है, लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है घटा है, इसको जानने के लिए हमें सूचकांकों की बड़ी आवश्यकता होती है। सूचकांकों के आधार पर हम समय समय पर कीमत स्तर का अनुमान लगा सकते हैं, उनकी कीमत के परिवर्तन को माप सकते हैं हम। और इसके साथ जो दूसरा है जीवन स्तर का में परिवर्तन का ज्ञान। नंबर 2, जीवन स्तर। जीवन स्तर में परिवर्तन का माप। जैसे कि ऊपर वाले हेडिंग में हमने कीमत स्तर में परिवर्तन जाना था, मुद्रा के मूल्य में माप को जाना था। इसी प्रकार क्योंकि जब मनुष्य की वास्तविक आय बढ़ती है तो उसका जीवन स्तर सुधार होता है, लेकिन यदि उसकी वास्तविक आय बढ़ने की बजाय सिर्फ मुद्रा ही बढ़ी जाए तो उसका वास्तविक जीवन सुधार नहीं होता। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि कोई आदमी है, यदि उसको 500 रुपए का वेतन मिलते हैं, वस्तुएं में महंगी होकर के उसकी 500 बजाय 1000 रुपए हो गई है, तो वो वस्तु उस 500 रुपए में उतनी वस्तुएं नहीं खरीद पाएगा जितनी पहले खरीदता था, क्योंकि अब कीमतें बढ़ने के कारण वो वस्तु जो पहले में 500 रुपए में प्राप्त होती थी वो बाजार में मिल रही है, तो वेतन न बढ़ने के कारण उसको वो वस्तु पूरी न लेकर के आधी लेनी पड़ रही है। मेरा मतलब समझे होंगे आप लोग बच्चे कि हम मौद्रिक इनकम बढ़ने से उसकी वास्तविक आय घट जाती है, तो इसलिए वास्तविक आय का परिवर्तन का माप भी हम सूचकांकों से कर सकते हैं कि उनका जो जीवन का सूचकांक है उनके कारण उनका जीवन स्तर बढ़ा है या घटा है, गरीबी की ओर बढ़ी है या गरीबी देश से कुछ कम हुई है। इसमें हमारे सूचकांक बड़े महत्वपूर्ण है। नंबर 3 है व्यापारिक वर्ग के लिए वेतन तथा भत्ते में समन्वय। वेतन तथा भत्ते में समन्वय, ये पॉइंट भी जानना बहुत अच्छा जरूरी है। किसी भी देश के जीवन निर्वाह वे बढ़े हैं अथवा घटे हैं, जो निर्वाह है लोगों का करने का वो बढ़े हैं या घटे हैं, इसकी जानकारी हमें जीवन निर्वाह निर्यात लागत सूचकांक के द्वारा ही मिलती है। यह जानकारी अथवा सूचकांक के आधार पर ही वेतनों तथा भत्तों में परिवर्तन, वृद्धि या कमी किया जाए। यह प्रयत्न किया जाता है कि मजदूरी भत्ते के संबंध में द्वारा वास्तविक आय को स्थिर रखा जाए। बच्चों, आपने देखा भी है कि आप अक्सर जिनके पेरेंट्स सर्विस में हैं उनको अतिरिक्त जो महंगाई बढ़ती है उसके साथ साथ उसे अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलती है। उसका कारण ये होता है कि ताकि उसकी जो क्रय शक्ति है वो क्रय शक्ति कम ना हो जाए, ताकि क्योंकि जो भी वस्तु महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के कारण वस्तुएं महंगी हो रही है और उसका जीवन स्तर नीचे ना चला जाए, इसलिए उसको भत्ते में बढ़ोतरी कर दी जाती है। इसलिए उनके वेतन और भत्ते में समन्वय करने के लिए हमें ये जानकारी होना जरूरी है कि जो वर्तमान देश में या वर्तमान समाज में जो महंगाई बढ़ रही है उसका अंतराल कितना रहा है। नंबर 4 पर हम जानते हैं अगला, ये है हमारा व्यापारिक वर्ग के लिए उपयोगी।
ये आप सभी को पता है कि व्यापार सूचकांक व्यापारी विशेष करके, क्योंकि व्यापारी अर्थशास्त्र में खास सक्रिय होते हैं। उत्पादक तथा व्यापारी वर्ग सूचकांकों की सहायता से कीमत स्तर में परिवर्तन, सामान्य आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाता है। ये लोग कीमत स्तर में परिवर्तन के अनुसार ही अपने व्यापार का उत्पादन सेवाओं का योजना बनाते रहते हैं। तो चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो कोई उत्पादक है, कोई भी है, चाहे वो कोई दुकानदार है, वो सूचकांक के हिसाब से अपने नेक्स्ट रीतियां अपने नेक्स्ट प्लानिंग होती है, जो सामान बेचने की या बनाने की, वो सारी तैयार करता है। सूचकांकों के आधार पर ही पिछले सालों का अंदाजा लगा लेता है कि पीछे ऐसा कितना परिवर्तन है, उसके हिसाब से वो अपनी बेचने की, खरीदने की रणनीतियां, पॉलिसियां तैयार कर लेता है। इसके आगे है उत्पादन के बारे में जानकारी। इसका अगला जो फायदा है वो ये है कि हमें औद्योगिक तथा कृषि के संबंधित उत्पादन के सूचकांकों की सहायता से यही पता चलता है कि देश में औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है। इस जानकारी के आधार पर हम औद्योगिक तथा कृषि विकास संबंधी नीतियां बना सकते हैं। जैसे कि व्यापारी वर्ग नीतियां बनाता था, आपने देख करके वही पॉइंट लगभग मिलती सी बात है। चाहे कृषि के उत्पादन की बात है, चाहे उद्योगों के उत्पादन की बात है, वे अपने सारी जानकारी, उत्पादन संबंधी जानकारी, पिछली और आगे की जानकारी सूचकांकों के आधार पर ही निकाल पाते हैं। उसके अनुसार ही नई नीतियों का निर्धारण कर पाते हैं। विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी। विदेशी व्यापार विदेशी व्यापार की जानकारी हम सूचकांकों के माध्यम से जान सकते हैं। किसी देश का सूचकांक देख करके उसके हम अमेरिकी रेट, उसके जीवन सत्र का या वहां के विदेशी व्यापार किस प्रकार है, इस सब की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजनीतिज्ञों को लाभ। और इसका जो अगला फायदा है, लाभ उपयोग है, वो राजनीतिज्ञ लोग भी करते हैं। वे कीमतों के सूचकांक पर आधार पर एक दूसरी सरकार की आलोचना करते हैं तथा अपने आने वाली सरकार में या अपनी गए बीती हुई सरकार के अच्छे जो उन्होंने फायदे गिनवाते हैं, उनके आने वाले समय में अपने उपयोग बताते हैं। अच्छी नीतियों का निर्धारण करना या दूसरे जो विपक्ष की पार्टी है उसकी आलोचना करना, उस सूचकांकों के आधार पर नहीं करते हैं, उनको देख कर नहीं करते हैं। और इसके बाद जो अगला सरकार को लाभ। और इसका मेन लाभ है, मेन उपयोग है वो सरकार को है। सरकार अपनी आर्थिक नीतियां, क्योंकि भारत जैसे देश के लिए कल्याणकारी लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि देखें कि महंगाई है वो बढ़ तो नहीं रही है, बढ़ रही है तो लोगों की वास्तविक आय बढ़ाने के क्या उपाय किए जाएं। इसके लिए व्यापार, आय, रोजगार, उपभोग आदि की क्रियाओं से संबंधित उचित नीति बनाने का काम किया जाए, उनको आगे बढ़ा करके प्रयत्न किया जाए। मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति का किस प्रकार निर्धारण करना है, ये सारा सूचकांकों के आधार पर ही किया जाता है। तो ये आज इनके आपके हमने उपयोग होता है, बहुत उपयोगी हैं हमारे लिए सूचकांक, लेकिन ये भी किसी न किसी सीमाओं के अंतर्गत बंधे हुए हैं। कौन कौन सी सीमाएं हैं जिन सीमाओं के अंतर्गत सूचकांक कोई हद है, एक सूचकांकों की उससे आगे वे काम नहीं कर पाते, और कौन कौन से सूचकांकों की हम जिक्र कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक है सूचकांकों की सीमाएं। सूचकांक की कुछ सीमाएं में सीमाओं के अंतर्गत काम करते हैं। सबसे पहले इसकी सीमा है पूर्ण सत्य नहीं। देखिए, सूचकांक पूर्ण रूप से सत्य नहीं सिद्ध होते, सिर्फ औसतन सत्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि देश में सभी वस्तुओं की महंगाई बढ़े। कुछ वस्तुओं की महंगाई कम भी हो जाती है, कुछ वस्तुओं की महंगाई बढ़ जाती है। तो इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि जो है पूर्ण रूप से सत्य हैं। तो ये कुछ सत्य भी हैं, तो सिर्फ औसतन सत्य ही हम मानते हैं। दूसरा जो इसका है
उदाहरण के लिए कीमत सूचकांकों के साथ जहां मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन का केवल अनुमान लगाया जा सकता है, उन पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं किया जा सकता। फिर ये गणितीय प्रवृत्ति में ही व्यक्त किए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय तुलना संभव नहीं। अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों से, जैसा कि यह बता देते कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लेकिन एक देश की दूसरे देश की तुलना हम संभव नहीं कर पाते, क्योंकि सूचकांकों का आधार अलग अलग देशों का अलग अलग होता है। अलग अलग देशों में अलग अलग आधार पर सूचकांक निकाले जा सकते हैं, इसलिए सूचकांकों के आधार पर हम किसी भी देश की दूसरे देश के साथ तुलना नहीं कर सकते। समय का अंतर, जो अगली सीमा है वो समय के अंतर की है। समय का अंतर हो जाने पर सूचकांक की सहायता से तुलना करना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि समय के परिवर्तन की से मनुष्य की आदतें, रुचियां बदलती रहती हैं। भी आज है, मान लिया हम कह देते हैं सूचकांक बदल गया, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाले समय में आदमी की रुचि है वो ज्यादा बदल जाए। जैसे कि मान लो किसी को चाय पीने की हैबिट है, आज वो चाय पीता है, लेकिन आने वाले टाइम वो शायद हो सकता है चाय छोड़ दे, तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता कि कीमत बढ़ी है या घटी है। तो लेकिन यदि कई बार आदमी को आज हैबिट नहीं है, आने वाले समय में हैबिट हो जाए तो वो महंगी भी चीज खरीदता है। तो इस प्रकार इनका सूचकांकों पर, इसलिए पुरानी उपभोग वस्तुओं पर बने हुए सूचकांक की तुलना में नई उपभोग के वस्तुओं को सूचकांक नहीं आंकी जा सकती, क्योंकि दोनों समय में अलग अलग रुचियों का फर्क पड़ जाता है। इसके बाद नंबर 4 है आपका सीमित उपयोग। इनका एक लिमिट तक उपयोग किया जा सकता है, सीमा तक उपयोग किया जाता है, ज्यादा उपयोग नहीं किया जा सकता। सूचकांक प्राय किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, इनका उपयोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है तो उसके अनुसार लगाए जाते हैं। जैसे अध्यापकों की आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सूचकांक बनाए गए, उनका प्रयोग हम मजदूरों की स्थिति का ज्ञात करने के लिए नहीं बना सकते, क्योंकि मजदूरों की और उनकी आय में फर्क होता है, चाहे वो आज हो चाहे भविष्य में से पिछली हो। तो इसलिए इनका जो उपयोग है सीमित अवस्था में ही किया जा सकता है। अगला भार देने का दोष। भार देने का दोष का मतलब हम वस्तुओं को भार कैसे देते हैं। अधिकतर सूचकांकों में भार देने का कोई वैज्ञानिक उपाय नहीं है, जिससे सूचकांकों के जो रिजल्ट है वो सही नहीं आते, क्योंकि हम हो सकता है किसी की नजर में कोई वस्तु ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, किसी की नजर में कोई इंपॉर्टेंट हो। चाय पीने वाले के लिए चाय बड़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन चाय न पीने वाले के लिए वो उसको भार नहीं देगा, कम भार देगा। तो इस प्रकार कोई वैज्ञानिक तरीका न होने के कारण, अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग भार देने के कारण इसके सूचकांक में अंतर आ जाता है। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी सीमा है। इसके बाद फुटकर मूल्यों का अभाव। फुटकर जो रिटेलर है, मूल्य सूचकांकों का अभाव। जो हमारा कोई भी देश है उसकी आर्थिक जो गरीबी अमीरी है वो लगभग जो रिटेलर प्राइसेस है उनको पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो उनकी वास्तविक आय और मौद्रिक आय उसी अंतर को ज्ञात करते हैं। लेकिन जहां तक कि देखा जाता है कि जो सूचकांक का वो थोक वैल्यूज पर निकाले जाते हैं, जो थोक कीमतें होती हैं, होलसेलर होते हैं, उनके आधार पर मौद्रिक, उनके आधार पर ही सूचकांकों का निर्माण किया जाता है। इसके कारण ये जो रिटेलर मूल्य के सूचकांक है इनका बड़ा अभाव रहता है, इसके कारण हम वास्तविकता पर नहीं पहुंच पाते। ये भी इसकी एक सीमा है। तो आज की वीडियो में इतने काफी छात्रों, आज के अध्याय में हमने जाना सूचकांकों को क्या लाभ है, क्या उनके उपयोग हमारे लिए, और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा उपयोग होने के उपरांत भी इसकी कुछ सीमाओं के अंतर्गत सूचकांकों का उपयोग किया जा सकता है, जिनकी हमने उपरोक्त चर्चा की है अभी आपके सामने। तो मुझे उम्मीद रहेगी कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इसी प्रकार पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और आगे अपने जीवन में सफलता हासिल करते रहें। धन्यवाद।